जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ एजुकेशन पर। आज हम लोग क्लास 10th कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं, यानी कि जो हाई स्कूल के हैं, उनके लिए हमने क्या किया है कि एक मॉडल पेपर लेकर आया जो कि आपके यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? यूपी बोर्ड के द्वारा, यानी कि यूपी बोर्ड ने खुद इस मॉडल पेपर को बनाकर अपनी वेबसाइट पर इसे अपलोड किया है। तो आज की जो हमारी जो वीडियो है यह वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और उनका जो एग्ज़ाम है वो एकदम नज़दीक आ गया है। यानी कि उनकी जो एग्ज़ाम की डेट क्या है, 24 मार्च। तो 24 मार्च से उनका एग्ज़ाम होने वाला है और उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। अगर वो बच्चे भी अगर इस मॉडल पेपर को देखते हैं तो वो उनकी जो पेपर है ना, उनका जो पेपर है वो लगभग 60 से 70% पेपर यहाँ से, यानी कि वो 60 से 70% नंबर यहाँ से गेन कर सकते हैं। आपका जो पूरा पूर्णांक है यहाँ पर क्या है कि जो पूरा 70 है, 70 का जो आपका पेपर होना है, 30 नंबर आपको स्कूल की तरफ से मिलेंगे। तो 70 अंक का जो पेपर है उसमें आप अगर इस प्रश्न पत्र यानी कि इस मॉडल पेपर को देखते हुए जाते हैं, यानी कि एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप इस मॉडल पेपर को देख कर जाते हैं अपने एग्ज़ाम हॉल में, तो आप वहाँ पर लगभग 45 से 46 नंबर तो आप वहाँ पर गेन ही कर लेंगे। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए इस प्रश्न पत्र यानी कि इस मॉडल पेपर की हम शुरुआत करते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से प्रश्न दिए गए हैं और कौन कौन से प्रश्न आपके यूपी बोर्ड के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी बच्चे अभी हमारे चैनल पर नए हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि वे सभी हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल होगी उसे भी आप ऑन कर लें, जिससे क्या होगा कि यहाँ पर आने वाली सभी जो नई वीडियोज़ हैं वो आप सभी को जल्द से जल्द प्राप्त हो जाएंगी। और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, है ना, और अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर जरूर करें जिससे उन सभी को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, तो देखिए आपको जो प्रश्न पत्र होता है वह यानी कि जब जो आपको एग्जाम में मिलेगा वो उसका समय क्या होगा, 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को हल करने के लिए। उसका जो पूर्णांक होगा वो आपका होगा कितना, 70 नंबर का होगा आपका जो पेपर है ना। और जिसमें से आपको जो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया गया है उसमें जो 15 मिनट है वो आपको पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है, यानी कि प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। और जो भी आपको कॉपियाँ मिलेंगी उसमें आप सभी लाइन वगैरह जो खींचते हैं ना, उसके लिए आप सभी को 15 मिनट दिया जाएगा। इन 15 मिनट के यानी कि जब ये 15 मिनट आपके बीत जाएंगे उसके बाद आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा और यानी कि उसके बाद आप सभी को प्रश्न पत्र हल करने के लिए कहा जाएगा। आप इन 15 मिनट के अंदर भी प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं यदि आपके जो एग्जाम यानी कि जो उसमें टीचर लोग हैं अगर वो आप सभी को यानी कि मना नहीं करते हैं तो आप इन 15 मिनट का भी अपने प्रश्न पत्र को हल करने में यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन आया है कि आपका जो पहला क्वेश्चन है वो इसी तरह आएगा कि निम्नलिखित में से कोई कथन सही है उसे आप पहचान कर आपको लिखना है। तो इसमें जो पहला वर्ड लिया गया है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा करती थी, तो यह कथन जो है ये आपका असत्य है, क्योंकि सरस्वती पत्रिका का जो सर्वप्रथम संपादन किया वो आपके बाबू श्याम सुंदर दास जी ने किया। उसके बाद उसका जो संपादन है वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा किया गया। तो यह तो यानी कि यह जो लिखा है तो एकदम बिल्कुल गलत लिखा हुआ है कि सरस्वती पत्रिका का संपादन महादेवी वर्मा ने नहीं बल्कि श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही किया। तो आपका जो नेक्स्ट यानी कि जो सेकंड नंबर है उसमें क्या लिखा है कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। तो जी हाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। जो कौन है ये आपके जो फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन हैं उनके ये पिताजी हैं। कौन से? हरिवंश राय बच्चन। तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, तो यह भी सही ही है। यहाँ पर ये गलती से मिस्टेक आ गई है कि यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सही हो गए हैं। तो ज़्यादातर ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर मिस्टेक हुई है ना। तो आपको सिर्फ एक को पहचान कर लिखना है। तो आपको चाहे इसको लिख दीजिए कि क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की एक आत्मकथा, यह भी सही कथन है। और रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है, यह भी सही है। तो आपको जो भी अच्छा लगे यानी कि जो भी आपको आता है वो उसको आपको छाट कर लिखना है। तो यहाँ पर जो फोर्थ नंबर है कि मैला आंचल, तो मैला आंचल कहानी विधा की रचना है। तो मैला आंचल कहानी विधा की नई रचना नहीं है। मैला आंचल के जो रचनाकार हैं वो आपके फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। तो चलिए चलते हैं अब आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है।
तो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो उसी प्रकार आएगा कि रस मीमांसा किसकी आलोचनात्मक कृति है, कि रस मीमांसा जो है, जो रस मीमांसा जो रचना है इसके लेखक कौन है, यानी कि जो इसको किसने लिखा है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है कि इस रस मीमांसा की रचना महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा की गई है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है कि रांगेय राघव के द्वारा, तथा आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ है कि केदारनाथ सिंह। तो आपका जो रस मीमांसा है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृति है, किसकी आलोचनात्मक कृति है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रस मीमांसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है कि रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचनात्मक कृति है। तो चलिए चलते हैं अब आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है गा नंबर वाला। तो जो गा नंबर का क्वेश्चन है देखिए इसी पैटर्न पे ही आपका जो प्रश्न पत्र है वो बनेगा। तो गा नंबर में आपको कहा आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक कोई आपको रचना दे देंगे और उनमें से किसी को आपको पहचान कर लिखना होगा, यानी कि जो भी रचनाएं दिए गए हैं उनके लेखक को आपको लिखना होगा। तो यहाँ पर जो पहली रचना है क्या है कि अथाह सागर। तो अथाह सागर किसकी है, जो अथाह सागर रचना है आपको एक पहचान कर लिखना है। हम आपको चारों का आंसर बता दे रहे हैं तो आपको इससे भी सहायता मिलेगी। जैसे इसमें से कोई भी अगर एक पूछ लेता है आपके सेट में, तो यूपी बोर्ड पूरा हमको लगता है यानी कि 5 सेट बनाता है ना, तो इसमें से कोई भी आपके 5 सेट में कोई भी आ सकती है, तो इसलिए हम 4 के चारों बता रहे हैं। तो अथाह सागर के जो रचनाकार हैं वो आपके कौन है, वो हैं आपके जयप्रकाश भारती हैं। अर्धनारीश्वर किसका है, तो अर्धनारीश्वर आपके विष्णु प्रभाकर जी का है। मेरी असफलताएं, तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की आत्मकथा है ना। तो फिर चौथी नंबर क्या कह रहे हैं कि लहरों के राजहंस। तो लहरों के राजहंस नाटक विधा पर आधारित मोहन राकेश की एक रचना है। तो ग नंबर के आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गेहूं और गुलाब। देखिए स्टूडेंट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मोस्ट यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन लगभग अभी तक 4-5 सालों से लगातार हर क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। तो क्या है कि गेहूं और गुलाब या गेहूं बनाम गुलाब। तो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है आपके, ये हैं आपके राम वृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब पूछ सकता है यार, गेहूं बनाम गुलाब, तो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है, वो है आपके राम वृक्ष बेनीपुरी। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्याग पत्र की विधा, यानी कि जो रचना है इसकी विधा क्या है, कि क्या त्यागपत्र उपन्यास विधा पर आधारित रचना है, क्या या कहानी विधा की है, क्या या नाटक है, क्या या अंक की है। तो जो आपकी त्यागपत्र है ये उपन्यास विधा पर आधारित है। किस पे, उपन्यास विधा पर आधारित जैनेन्द्र कुमार की रचना है। किसकी, जैनेन्द्र कुमार किसकी रचना है, जो त्यागपत्र है ये आपकी जैनेन्द्र कुमार जी की उपन्यास विधा पर आधारित एक रचना है। चलिए चलते हैं अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। सभी क्वेश्चन आपके क्या है कि देख लीजिए, इनके जो आपको दिखाते हैं कि जो कवि हैं आपके, यानी कि जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम लिखिए। एक कवि का नाम लिखते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, 2 कवियों का नाम पूछा है तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। पहला खंड जो था यानी कि पहला प्रश्न था वो भी आपका 5 नंबर का था, जो आपके गद्य साहित्य से था। और जो दूसरा है ये आपके पद्य साहित्य से है, ये भी 5 नंबर के हैं। तो कुल मिलाकर आपको गद्य एवं पद्य साहित्य के जो इतिहास है उससे आपको 10 नंबर प्राप्त होगा। तो रीत मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों के नाम बताइए। तो रीत मुक्त धारा के 2 कवि कौन कौन से हैं, पहले हैं तो आपके भूषण जी हैं। कौन से हैं, भूषण जी। इनकी रचना कौन सी है, एक इनकी रचना है शिवा बावनी। तो दूसरे जो आपके रचनाकार हैं वो कौन है, गोरेलाल। कौन सी है, गोरेलाल। इनकी जो रचना है कौन सी है, वह छत्र प्रकाश है ना। तो छत्र प्रकाश यानी कि जो रीत मुक्त काव्य धारा है इसके 2 कवियों के नाम हम आपको बता रहे हैं, पहले हैं भूषण और दूसरे हैं गोरेलाल। भूषण की जो रचना है उनकी अगर एक रचना भी पूछ सकता है, जैसे किसी पेपर में ऐसे छाप दिया कि रीत मुक्त धारा के 2 कवियों के नाम लिखिए तथा उनकी एक एक रचनाओं का वर्णन भी कीजिए, है ना। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि आपको पहले कवि क्या हो गए भूषण, इनकी रचना कौन सी हो जाएगी, शिवा बावनी, तथा दूसरा जो हो गए आपके गोरेलाल, उनकी रचना कौन सी हो जाएगी, छत्र प्रकाश।
आपका जो खा नंबर क्वेश्चन है, कि दूसरा का जो खा है उसमें क्या पूछा गया कि छायावाद की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो छायावाद की जो दो प्रवृत्तियां हैं वो हम आपको बताते हैं कि इनकी जो पहली प्रवृत्ति है कि उसमें प्रेम और सौंदर्य का चित्रण छायावाद में भरपूर मिलता है। किसमें? छायावाद में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण भरपूर मिलता है और प्रकृति का नवीनीकरण भी इसमें किया गया था। किसमें? छायावाद में। अब यहाँ पर आपका जो ग नंबर क्वेश्चन है कि उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। तो उत्तरायण किसकी है? राम कुमार वर्मा की। किसकी? राम कुमार वर्मा की एक रचना है उत्तरायण। समझे? आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन आया है, तो थर्ड नंबर में क्या होगा कि निम्नलिखित में से किसी निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको तीन प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा आपके 2 नंबर का होगा। किसके? 2 + 2 + 2 3 क्वेश्चन होंगे, यानी कि यहाँ से आपको टोटल 6 मार्क्स मिलने वाले हैं, है ना। तो देखते हैं जो आपका पहला गद्यांश आया हुआ है कि इसमें क्या लिखा गया है कि भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले जो सारी दुनिया के सभी देशों में बसे हुए हैं, यहाँ भी थोड़ी बहुत संख्या में पाए जाते हैं। और जिस तरह यहाँ की बोलियां, है ना, बोलियों की गिनती आसान नहीं है, उसी तरह भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों को भी गिनती करना यहाँ पर आसान नहीं है। इन विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है। तो यहाँ से आपको क्या पूछ रहा है, इनमें से यदि गद्यांश का आपको 6 के 6 नंबर चाहिए तो आपको पहले गद्यांश को एकदम आसानी से पूरा भरपूर रूप से उसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, फिर आपको इन क्वेश्चन को जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर देना। तो आपको यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ पूछ रहा है, तो जब गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि यह गद्यांश किस पाठ से आया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भारत देश के बारे में वर्णन हो रहा है। तो इसकी जो यानी कि जो पाठ का नाम क्या है, तो ये भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। भारत देश का वर्णन है तो यह भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन से हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो आपको गद्यांश का ऐसे लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक कौन से हैं? जिसके लेखक हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यह आपका हो गया गद्यांश। फिर क्या करना है, रेखांकित अंशों की आपको व्याख्या कर देना है। तो देखिए गद्य की जो व्याख्या है उसमें कुछ ज्यादा यानी कि हेर फेर नहीं किया जाता, इसको अपने ही शब्दों में पिरो मिरोड़ कर यानी कि थोड़ा बड़ा बना दिया। जैसे यहाँ पर क्या है, विभिन्नताओं को देखकर यदि अपरिचित आदमी घबरा कर कह उठे कि यह एक देश नहीं अनेक देशों का समूह है। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से आप लिख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं कि भारत में रहने वाले व्यक्तियों की विभिन्नताओं को, उनकी बोलियों भाषाओं में जो भी अंतर है उसको देखकर प्रत्येक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति ये कहेगा कि यह एक देश नहीं बल्कि कई देशों के समूहों का एक मिश्रण है। यहाँ पर एक जाति नहीं, एक से अधिक जातियां या समूह आपस में मिलकर रहते हैं तथा उनके जो कार्य करने के ढंग हैं यानी कि जो उनकी सभ्यता है उसमें भी अंतर पाया जाता है। फिर क्या है, उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक ने क्या दर्शाया है। तो उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के बारे में लेखक ने बताया है कि भिन्न भिन्न धर्मों के संप्रदायों को भी गिनना यहाँ पर आसान नहीं है। इन भिन्नताओं को देखकर अपरिचित आदमी भी घबराकर अनेक देशों का समूह कह बैठता है। इतना आपको उसमें लिख देना है। तो चलिए चलते हैं अब आपका जो नेक्स्ट गद्यांश है वो क्या है कि इसमें यदि आपको यह नहीं समझ में आता है कि यह कहाँ से लिया गया तो आपको एक और यानी कि ऑप्शनल में दिया जाता है, आप इसका भी आंसर लिख सकते हैं। अथवा में आपको दिया गया है कि पहले पहाड़ काट कर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए, जहां खंभों पर उभारी मूर्तें वैसी उठी, भीतर की दीवारों और छतों को यानी ये जो आपका जो पाठ है ये आपकी अजंता नामक पाठ से लिया गया है। किससे? अजंता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके जो लेखक कौन है वो इसके लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। तो आपको गद्यांश उसी प्रकार लिखा जाएगा कि उपयुक्त गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से अजंता नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके लेखक कौन है? इसके लेखक आपके भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो और जब आप गद्यांशों को अच्छे से पढ़ेंगे तो इसके उत्तर आपको इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
गद्यांशों के बाद अब आपकी जो बारी आई है वो किसकी आई है, अब आपको देना है पद्यांश। तो आपको कुछ पद्यांश दिए जाएंगे और उनको आपका उत्तर उनका उनका उत्तर आपको यानी कि उनकी जो व्याख्या है वो आपको इसमें करनी है। निम्नलिखित क्या है, चौथा नंबर जो क्वेश्चन आएगा कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ और उसकी व्याख्या कीजिए, यानी कि इसको संदर्भ लिखना है और इसकी व्याख्या करना है। तो आपका जो का नंबर आया है यानी कि का नंबर जो पद्यांश आया उसमें क्या है, निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक विश्राम स्थल है, जीव जहाँ से फिर चलता है धारण कर जीवन मंडल, मृत्यु एक सरिता है जिसमें से जिसमें श्रम से जिसमें 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 श्रम से कतार जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है काया रूपी वस्त्र बहाकर। तो आपका ये जो श्री राम नरेश त्रिपाठी जी के द्वारा जो स्वदेश प्रेम नामक जो चैप्टर लिखा गया है, यानी कि जो आपकी काव्य रचना है स्वदेश प्रेम, उसमें से यह लिया गया है। जो काव्य खंड है श्री राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा लिखे गए स्वदेश प्रेम नामक पाठ से यह उद्धृत है। तो इसका आपको क्या करना है, गद्यांश लिखना था, पहले संदर्भ लिखना था। तो क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके जो रचयिता हैं वो कौन से हैं, या इसके जो लेखक कवि हैं वो कौन से हैं, वो श्री राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। और इसकी व्याख्या करना है तो त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने पूर्वजों का स्मरण करो, जिनके अनुतुलनीय प्रताप को साक्षी सूर्य भी आज भी दे रहा है। कि क्या करता है कि मृत्यु का आपको स्वागत करना चाहिए। मृत्यु एक प्रकार के आपका विश्राम स्थल है, जहाँ पर जीव क्या करता है, जहाँ पर जीव फिर से जाता है और नया यानी कि नया कपड़ा, जिस प्रकार मनुष्य नया कपड़ा धारण करता है उसी प्रकार वह नया जीव रूपी शरीर धारण करके फिर से एक नया जीव बनता है। और मृत्यु क्या है, एक नदी के समान है, श्रम से कातर जीव ना, जिसमें श्रम यानी कि कार्यों से प्रभावित जीव नहाकर फिर से नया शरीर धारण करता है, और जो काया रूपी वस्त्र यानी कि जो शरीर रूपी वस्त्र है उसको वहीं पर छोड़ देता है। चलिए चलते हैं, जो आपका नेक्स्ट है कि सुनि सुंदर बैन सुध रस साने, सयनी है जानकी जानी भली, तिरछे कर नैन दे इस नैन तुम्हें समुझाई, कुछ मुस्काए चली तुलसी तेह अवसर सोहे, सौ अवलोकित लोचन लहु आली, अनुराग तड़ाग में भनु उदय विकसी मनो मंजुल कुंज काली। तो आपका जो लिया गया है, ये जो पद्यांश है ये आपके जो श्री रामचरितमानस जो लिखा गया है चैप्टर, उसमें से लिया गया है। कौन सा, तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस जो चैप्टर है उसमें से ये आपका लिया गया है काव्य खंड, किसमें से, श्री रामचरितमानस के द्वारा। तो इसमें क्या है कि ये जो शीर्षक था, इसमें जो ग्वालियां हैं वो सीता जी से कुछ प्रश्न करती हैं, उसी के बारे में वर्णन किया गया है। तो इसका आप गद्यांश उसी प्रकार लिखना है कि प्रस्तुत जो है आपका पद्यांश आपके पाठ्य पुस्तक में, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के धनुष भंग, ये जो यानी कि जो इनका है तुलसीदास जी के द्वारा जो धनुष भंग वाला शीर्षक है उसमें से यह उद्धृत है, जिसके पुस्तक पाठ्य पुस्तक जो है उसको गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से यह उद्धृत है ना। तो इसके बाद जो आपका 5वां नंबर क्वेश्चन आएगा उसमें क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उसकी रचनाओं का उल्लेख करना है। तो आपको हम जो इम्पोर्टेंट लेखक हैं उनकी जो बता देते हैं। आपको क्या करना है, कम से कम आपको 2 लेखकों का जीवन परिचय याद होना ही चाहिए। जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएं तो आपको कम से कम 2 लेखकों का जीवन परिचय याद होना चाहिए। एक कौन से हैं आपके, एक है इसमें से आपके कौन से हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और एक है आपका जयशंकर प्रसाद। यदि आप जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय याद करते हैं तो ये आपको कक्षा 12 में भी ये आपको सहायक होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आपको कम से कम 2 लेखकों का जीवन परिचय अनिवार्य रूप से याद होना चाहिए। इसी प्रकार जो इसका खंड नंबर ख होता है उसमें कहा निम्नलिखित में से किसी एक कवि के जीवन परिचय, यानी कि कभी कभी जीवन परिचय देते हैं। तो कवि में आपको सूरदास या तुलसीदास में से एक को याद करना हो, महादेवी वर्मा को तो जरूर ही याद करना। यानी कि ये जो महादेवी वर्मा वाला है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, हर सेट में मिलेगा आपको, है ना। तो इनको जरूर याद करके जाएं। फिर जो आपका है
फिर आपका आता है संस्कृत खंड। कौन सा आता है? संस्कृत, यानी कि जो आपकी अनिवार्य संस्कृत है उसमें जो पाठ दिए गए हैं उसमें से आता है ना। तो इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद दीजिए। तो क्या क्या कहा गया, तो जो दिया गया है संदर्भ, इसका हिंदी में आपको अनुवाद करना है। तो पहले आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। जो भारतीय संस्कृति नामक पाठ है उससे यह उद्धृत है। इसमें क्या किया गया है कि इसका जो अनुवाद करेंगे कि मानव जीवन को संवारना, यानी उसके दोषों को दूर करना, है ना, संस्कृति है। यानी कि जो मानव जीवन है, यानी कि मानव जीवन से संस्कारम संस्कृति, यानी कि मानव जीवन को संवारना, उसके जो दोष हैं उसको दूर करना ही संस्कृति है ना। हमारे पूर्वज ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए। जो हमारे पूर्वज यानी कि अस्माकम पूर्वजा मानव जीवन संस्कृति महानतम प्रयत्नम अकुर्वन, यानी कि जो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमारे जो मानव जीवन है उसको सजाने और संवारने और शुद्ध करने में अपना बहुत सा योगदान यानी कि उन्होंने किया, है ना। ते अस्माकं जीवनस्य संस्काराणय यान आचरण विचरण च आदर्शयन तत् सर्वम अस्माकं संस्कृति, है ना। कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचरों और विचारों को दिखाया वह सब ही हमारी संस्कृति कहलाती है या संस्कृति है। तो यह हो गया आपका इसका जो यानी कि जो अनुवाद था इसकी ये व्याख्या हो गई। इसी प्रकार आपका जो नेक्स्ट है वह भी आया है कि मानो हितो प्रिय भवति क्रोधम हितो ना सोचती, है ना। ये जो आपका जीवन सूत्राणी नामक चैप्टर है उसमें से लिया गया है। उसी प्रकार आप इसका संदर्भ भी लिख सकते हैं और इसकी व्याख्या आप कर लेना अपने हिसाब से, जो भी आपको अच्छा लगे। कुछ ना आए तो इसी को उतार कर ही छाप देना। आपको कम से कम 2 नंबर का है तो 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। ये आपको जैसे कुछ नहीं आता तो उसके लिए एक ट्रिक है। फिर आपको क्या करना है कि आपको एक श्लोक लिखिए, है ना। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए। या तो यानी कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें से आपको कोई एक श्लोक याद करके जाना है जो आपको 2 नंबर में आएगा। जैसे हम एक श्लोक यहाँ पर बताते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये जो आपके भारतीय संस्कृत नामक पाठ है उसमें यह श्लोक दिया गया है। आपका जो इसके बाद जो खंड खा है 7वें का खा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। यानी कि जो संस्कृत में आपका जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उसमें से आपको देखना है। तो यहाँ पिता कस्मात् उच्चतरः आसीत्, और जो आपका नेक्स्ट है कि ग्रह, किसी 2 प्रश्नों को देखना है। तो जैसे हम ग्रह शतम मित्रम किम आस्ति, तो ग्रहे भार्या, यहाँ पर क्या लिखना है, भार्या ग्रहे शतम मित्रम आस्ति, है ना। फिर क्या है, लाभेन किम वर्धते, तो लाभेन लोभा वर्धते। दुर्मुखिया क्या आसीत, दुर्मुखिया चंडाला आसीत, है ना। ग्रामीणा का उपासना, ग्रामीणा एका नागरिका उपाहसत, है ना। तो ये हो जाएगा आपका इसके जो क्वेश्चन दिए गए थे उनका आंसर। तो चलिए चलते हैं। अब आपका जो 8वां नंबर क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, ये तो आपको करुण रस और हास्य रस जो 2 रस दिए गए हैं उनकी आपको परिभाषा लिखना है और उसका एक उदाहरण देना है ना। उसका स्थायी भाव बताना है जिसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिर उपमा और रूपक अलंकार को अगर आप डिफाइन करते हैं, उनकी परिभाषा लिखते हैं और उनका उदाहरण बताते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे। और सोरठा या रोला तो आपको एक परिभाषा दोनों तीनों में से 3 जो हैं, तीनों को खंड हैं, इनमें से एक की परिभाषा याद करना है। आपको कितने नंबर मिलेंगे, 6 नंबर। ये नंबर बहुत ही सॉलिड होते हैं, बस आपको परिभाषा लिखना है और उसका एक उदाहरण देता है। तो करुण रस और हास्य रस की वीडियो आपके चैनल पर प्रोवाइड है जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, है ना। तो चलिए चलते हैं। अब आपका जो 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9वां नंबर में क्या किया जाता है कि निम्नलिखित उस उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक शब्द बनाइए। जैसे यहाँ पर सु दिया गया है तो सु से क्या हो गया आपका, सु से आप बना सकते हैं शुभ प्रभात, है ना, शुभ प्रभात। तो सु से शुभ प्रभात हो गया, है ना। प्रा से हो गया आपका, प्रा से लिख सकते हैं आप प्राप्त लिख सकते हैं ना। तो 2 हो गए। प्रति लिखा है तो प्रतिदिन, उप लिखा है तो उपसंहार,
निर लिखा है तो निराकार, अभि लिखा है तो अभियान। तो इसको तो आप लोग आसानी से बना ही लेना, सिर्फ एक वर्ड बनाना है बस, है ना। तो इसके बाद जो प्रत्यय था वो आगे बनता है, यानी कि जो प्रत्यय है वो शब्द के आगे लगता है, यानी कि शुरुआत में, यानी कि आगे, यानी कि शुरुआत में लगाए जाते हैं। और जो उपसर्ग है वो शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, जो आपके उपसर्ग हैं वो शब्द के बाद में लगाए जाते हैं। इसके बाद खंड खा है जो 9वां का, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रत्ययों का प्रयोग करके एक शब्द बने। तो प्रत्यय जो है वो बाद में लगाए जाते हैं, जो उपसर्ग है वो पहले लगाया जाता है ना। तो जो प्रत्यय है जैसे ना है ना, तो ना हो जाएगा आपका पढ़ना, है ना। यहाँ पर देखा पन दिया है, पन है ना, पन, तो पन से क्या बनेगा बचपन। तो एक एक शब्द बना दिए, बचपन हो गया। यहाँ पर इक दिया गया है तो नाइक हो जाएगा, है ना। तो चलिए चलते हैं अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्या है कि जो आपका गा नंबर है, तो गा नंबर में क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो समासों को समास का विग्रह करना है और समास का नाम बताना है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है पहला राधा कृष्णा, तो राधा कृष्णा का जो समास विग्रह होगा वो क्या हो जाएगा राधा और कृष्णा, और ये जो समास होगा वह कौन सा हो जाएगा, या भी आपका हो जाएगा द्वंद्व समास। इसके बाद क्या लिखा है सप्तधान्य, है ना। ये जो सप्तधान्य है इसका आप सभी हमको आप सभी इसको कमेंट बॉक्स में बताना कि इसकी क्या होगी समास विग्रह। तो जो आपका जो चौराहा है, चौराहा क्या हो जाएगा, चौराहे का हो जाएगा चार राहों का समूह, क्या हो जाएगा चार राहों का समूह। और ये जो समास है वो कौन सा होगा, यह का हो जाएगा द्विगु समास। तो यहाँ से आपके समास वाला भी क्लियर हो गया। जो उत्थान पतन है, तो इसका जो समास विग्रह हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उत्थान और पतन। तो जो समास हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा द्वंद्व समास, है ना। फिर क्या है कि जो घ नंबर है उसमें क्या है, निम्नलिखित में से दो के तत्सम रूप लिखिए, यानी कि जो ये दिए गए हैं इनको आपको तत्सम मतलब यानी कि जो संस्कृत में उनका नाम होता है उसी को इसमें लिखना है। जैसे घर दिया है तो घर का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, घर का हो जाएगा गृह। मानुष दिया है ना, मानुष, तो मानुष का क्या हो जाएगा मनुष्य। गांव दिया है तो गांव का क्या हो जाएगा ग्राम, शुद्ध रूप लिखना है ना। और चांद दिया है तो चांद का शुद्ध रूप क्या हो जाएगा चंद्र। तो ये जो तत्सम होता है वो शुद्ध रूप होता है। तो चलिए चलते हैं अब आपके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है कि आपका जो अंगा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो को पर्यायवाची लिखिए। तो यहाँ पर पर्यायवाची किसका है, पहले किन्हीं दो को लिखना है, हम आपको सभी का बता देते हैं। क्या है ईश्वर, तो ईश्वर का क्या हो जाएगा दो दो लिखना है, तो ईश्वर का हो जाएगा ईश लिख सकते हैं, परमात्मा लिख सकते हैं आप, प्रभु भी लिख सकते हैं। फिर कमल का क्या है, कमल का आप लिख सकते हैं 6 7 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, नीरज पंकज सरोज, है ना। पुष्प का क्या होगा पुष्प कुसुम सुमन, ये भी हो जाएगा। फिर क्या है जंगल, जो जंगल का क्या होगा विपिन कानन वन, ये सभी हो जाएंगे आपके पर्यायवाची। तो चलिए चलते हैं अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको क्या करना है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो को संधि विच्छेद करिए। जो संधि दी गई है संधि का विच्छेद करना है ना। जो संधि दिया गया है यानी कि जो आपका पहला नंबर का है प्रत्युरम, तो प्रत्युरम का जो संधि विच्छेद होगा प्रतिधम उत्तरम, क्या होगा प्रतिधन उत्तरम। और इसमें जो संधि है वो कौन सी है आपकी, ये यहाँ पर यण संधि है। इसके बाद जो सेकंड दिया गया है स्वागतम, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संधि है। कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्वागतम इत्यादि लाकृति। ये लगभग सभी सेटों में पूछे जा रहे हैं, बहुत सालों से लगातार आ रहे हैं। कौन सी, ये जो आपके सेकंड थर्ड और फोर्थ हैं ये आपके बहुत बार आए हुए हैं, यानी कि लगातार ही आते हुए चले आ रहे हैं, 18 19 20, है ना। तो लगातार आ रहे हैं ये लोग। जो स्वागतम है इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा सुधन आगतम, क्या होगा सुधन आगतम इज इक्वल टू स्वागतम। और ये जो संधि है वो कौन सी है, या भी जड़ संधि है ना। इसके बाद दिया गया है इत्यादि, तो इत्यादि का जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा इत धन आदि, या भी कौन सी है यण संधि। और लाकृति क्या है, तो इसका जो संधि विच्छेद होगा तो ली धन आकृति हो जाएगा लाकृति, या भी आपकी यण संधि ही है। चलिए चलते हैं अब आपका जो 10वां का खा नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए क्या पूछता है। जो खा है और खा में पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्ति एवं द्विवचन के रूप को लिखिए। जो आपको शब्द और धातु रूप दिए जाए हैं उसमें से ये क्वेश्चन पूछता है। दो नंबर आपको मिलते हैं शब्द रूप के और धातु रूप के। तो जो आपका पहला पूछा है कि मधु, तो मधु का जो चतुर्थी विभक्ति और द्विवचन का जो रूप है वो कौन से है मधुभ्याम। और जो नदी है उसका क्या हो जाएगा नदीभ्याम, है ना। इसी प्रकार आपका जो फल दिया है तो फल का क्या हो जाएगा फलभ्याम।
और मतिका मतिभ्याम, ये हो गए आपके शब्द और धातु रूप। इसके बाद क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। तो जैसे इसमें अस अह, अह, आहसम दिया गया है, तो इसका जो आपको लिखना है कि इसका जो पुरुष है वो कौन सा है। तो यह जो आहसम है वो आपका उत्तम पुरुष और एक वचन का शब्द है। कैसा है? उत्तम पुरुष और एक वचन का है। पठावा, तो ये कैसा है? पठावा जो है आपका मध्यम पुरुष द्विवचन का वर्ड है। हशिष्याथा, हशिष्य था, तो ये जो क्या है आपका मध्यम पुरुष और द्विवचन का ये जो दिया गया है ये वर्ड है। तो चलिए चलते हैं। अब आपका जो 10वां का घ नंबर क्वेश्चन आया है, तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद कीजिए, है ना। जो आपके दिए गए हैं शब्द, इनमें से किन्हीं दो को आपको अनुवाद करना है और आपको 2 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे। तो पहला क्या है कि प्रयाग गंगा तट पर स्थित है, तो इसका जो संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा कि प्रयाग गंगा तटे स्थिता अस्ति। क्या हो जाएगा? प्रयागा गंगायाः तटे स्थिता अस्ति। फिर क्या है? तुम दोनों क्या करते हो, है ना। तो तुम दोनों क्या करते हो, फिर क्या है कि विद्या विनय से बढ़ती है, तो इसका क्या हो जाएगा? विद्या विनयान विद्या वर्धते, है ना। विद्या विनयान वर्धते, दोनों भी हो सकता है। तो यहाँ से आपके दो थे वाक्य यानी कि संस्कृत में अनुवाद, वो भी आपके क्लियर हो गए। इसके बाद जो आपको 11 नंबर क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या करना है, आपको एक निबंध लिखना है। जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा पे आ गया, प्रदूषण, वन महोत्सव, है ना, सामाजिक। तो आपको निबंध जो है स्वास्थ्य शिक्षा वाला और पर्यावरण वाला आपको तैयार कर लेना है। ये आपके सभी सेटों में लगभग आ जाते हैं। फिर जो आपका 12 नंबर जो क्वेश्चन आता है, ये आपका क्या होता है? खंड का, जो आपके क्षेत्र के अनुसार विभाजित होता है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जो प्रतापगढ़ में यानी कि उत्तर प्रदेश यूपी 72, है ना, यूपी 72 प्रतापगढ़ में कौन सा आता है? तो हमारा जो प्रतापगढ़ में आता है वो कौन सा आता है? ज्योति जवाहर खंड का। कौन सा आता है? प्रतापगढ़ में आपका ज्योति जवाहर खंड का आता है। तो आपका जो कक्षा 10 का जो पेपर है उसमें किसी ने कुल कितने क्वेश्चन आते हैं, वहां पर आपके होते हैं 12 क्वेश्चन, और ये जो पेपर है आपका 70 नंबर। तो यहाँ से आपके जो पेपर का एनालिसिस था वो समाप्त होता है। तो आप सभी को हमारा पूर्ण वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि आप सभी हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें हमारी वीडियोस को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे उन लोगों को भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।